हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का जो आपका हम मोशन इन प्लेन जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे अभी तक आप मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ चुके हो, स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर यूनिफॉर्म भी हम पढ़ चुके हैं और एक्सीलरेटेड भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में अगर घूम रहा है ऐसे, तो ये 2 डायमेंशन मोशन होता है। ठीक है, दिस इज ए 2 डायमेंशन मोशन, क्योंकि इसका एक्स भी बदलता है और वाई भी बदलता है। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, जैसे अगर इस यहाँ सर्कल में कोई गाड़ी घूम रही है, तो एक तो ये हो सकता है कि गाड़ी 60 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से यहाँ मूव कर रही है, और एक होता है वेरिएबल स्पीड से यहाँ मूव कर रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो दिस इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की गाड़ी का जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, 60 60 60 60 ऐसे चल रही है। बट हो क्या रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, और यहाँ पे वेरिएबल स्पीड है, ऑब्वियसली यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये नहीं कहोगे ऊपर वाले केस में कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, दिस इज ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, चाहे वो इसमें मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, क्या बदल रही है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन तब बदलती है जब उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और अगर फोर्स लग रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी गाड़ी यहाँ पर है, तो इनर्शिया के कारण ये ऐसे जाना पसंद करेगी, बट इसके ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो ये ऐसे हो जाती है, फिर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे हो जाती है, फिर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, ऐसे हो जाती है, फिर सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगातार, ये देखो यहाँ पर, तो लगातार इस पे एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, जिससे इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, तो फोर्स है तो वहाँ पे एक एक्सीलरेशन होगा, तो दिस इज ए एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ये हुआ। अब देखो, आपने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती है और उस पर अगर लगातार फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, और उसमें क्या हो रहा है, एक एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, और वो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सीलरेशन वेक्टर है तो एक्सीलरेशन में क्या हो रहा है, स्पीड का बढ़ना। ठीक है, क्योंकि उस पर लगातार फोर्स लग रही है, बट इस केस में स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। तो डायरेक्शन कब बदलती है, जब फोर्स लगता है, और अगर फोर्स है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन। उस एक्सीलरेशन की वजह से इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती है। ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो फोर्स है टूवर्ड्स दी सेंटर काम करता है। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ एक कार की स्पीड बढ़ती जाती है, तो एक्सीलरेशन किधर है, तो आंसर है आप कहोगे जिधर फोर्स लग रहा है उधर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, तभी तो गाड़ी मुड़ रही है। अगर टूवर्ड्स दी सेंटर फोर्स ना लगता तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाती। जैसे आप एक पत्थर को घुमाते हो रस्सी बांध कर, तो आप लगातार ऐसे ऐसे करते हो तब वो घूमता है, अगर आप कहीं भी पॉइंट पे छोड़ दोगे तो वो सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स दी सेंटर है, और एक्सीलरेशन भी टूवर्ड्स दी सेंटर है। ये जो टूवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, जो फोर्स सेंटर से दूर लगता है, जैसे हम मैरी गो राउंड में घूमते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम बाहर गिरेंगे। ठीक है,
तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है। ये दोनों फोर्सेस की सिर्फ डायरेक्शन अलग है, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है हमारा वो टुवर्ड्स दी सेंटर होता है और सेंट्रीफ्यूगल हमारा अवे फ्रॉम दी सेंटर होता है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो होता है v²/r। एक फार्मूला और होता है, वो हम आगे बताएंगे कि v को हम लिख सकते हैं r × ω। ठीक है, तो दूसरा जो फार्मूला बनता है वो बनता है ω² × r। एक r के आगे कट जाएगा। तो नाउ व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स m और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है v²/r। ये मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब आपने जब क्लास 11th की फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो आपने देखा था देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। ठीक है, अब फोर्सेस हमारे और भी बहुत होते हैं, जैसे रस्सी में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं टेंशन। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन का एक फोर्स होता है, दो सॉलिड को जब हम मूव करते हैं तो वहां पे एक फ्रिक्शन का फोर्स पैदा होता है। ऐसे ही दो लिक्विड की लेयर जब एक दूसरे के ऊपर चलती है तो वहां विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है। सरफेस टेंशन का एक फोर्स होता है जो लिक्विड की लेयर के ऊपर काम करता है। तो ये फोर्सेस भी हमारे होते हैं, बट ये फोर्सेस हमारे फंडामेंटल में नहीं आते। मोस्ट ऑफ द ये जो फोर्स है ये आते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, जो आपका पहला फंडामेंटल फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ये फोर्सेस आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो भी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं होता। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि यहां पर फॉर एग्जांपल ये मेरा सन है, और इसके चारों ओर एक अर्थ मान लो मूव कर रही है। सन के चारों ओर अर्थ, सन का मास मान लो कैपिटल M, अर्थ का मास मान लो स्मॉल m, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा तो अर्थ बाउंड नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करे। वापिस सुनो, अगर सन अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा तो अर्थ बाउंड नहीं है कि वो सर्कल में मूव करे, वो स्ट्रेट लाइन जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ यहाँ से इधर जाना पसंद करेगी, बट इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो इसको इसके चारों ओर घूमने के लिए मजबूर करता है। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm/r²। तो यहाँ पर जो टूवर्ड्स दी सेंटर फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर, वो कौन लगा रहा है? सन लगा रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। ध्यान से सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितना ये ग्रेविटेशनल होता है उतना ही सेंट्रीपिटल होता है, mv²/r। मीन्स फोर्स सेंट्रीपिटल इज फोर्स ग्रेविटेशनल। अगर ये अर्थ का मास है, यहाँ पर अर्थ की वेलोसिटी क्या है? v है, रेडियस r है। जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, अब जैसे एटम वाले केस में आप पढ़ते हो कि ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर हमारा एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसका मास m है, m
2 मान लो और न्यूक्लियस का मास m1 मान लो, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आ है, ठीक है। तो प्लस माइनस पे लगातार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता रहता है, जिससे ये सर्कल में मूव करता है। ये जो फोर्स होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। Q1 चार्ज है न्यूक्लियस का, Q2 चार्ज है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इसको हम बोलते हैं कूलम फोर्स। चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कूलम फोर्स। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल दे रहा है वो कूलम फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करवाया था ग्रेविटेशनल ने, यहाँ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करवा रहा है कूलम फोर्स, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू होती है v²/r। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सेंटर है, यहाँ पर एक पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी है v1 इधर, ठीक है। उसके बाद में ये पार्टिकल ऐसे हो जाता है, इधर वेलोसिटी हो जाती है वेक्टर v2, ठीक। तो वेलोसिटी में क्या हुआ, देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ रेडियस होगा r डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर v1 बनाता हूँ तो ये तो रहा मेरा v1 वेलोसिटी का वेक्टर, और ये रहा v2 ठीक है। और देयर इज एन एंगल बिटवीन 2 थीटा। इफ दिस इज v1 और v2 इधर हो गया, दिस इज v1 दिस इज v2, देन व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो आंसर है दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v। ये मेरा वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ, तभी तो ये इधर हुआ, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने जाऊंगा तो वेक्टर v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू v2, ठीक है। तो नाउ डेल्टा v इज v2 माइनस में v1, ये आपने डेल्टा v। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ डेल्टा t टाइम में, इसको टाइम कितना लगा, डेल्टा t लगा, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको और बता देता हूँ, इसको फिर हम आगे फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई बॉडी अगर सर्कल में मूव करती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो उसका हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट बदलता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो देयर इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इसने 100 डिग्री एंगल ट्रेवल किया, वैसे रेडियन ले सकते हो, 10 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना किया, 100 ट्रेवल किया 5 सेकेंड में, मान लो 100 एंगल स्वैप किया 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में किया 20 डिग्री, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बोली जाएगी 20 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो v से, ठीक है। तो ये जो ओमेगा होता है इसको आप लिख सकते हो थीटा अपॉन टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम, या d थीटा अपॉन dt, ठीक है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी गलत कर दिया मैंने। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या करेगा, थीटा करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक सर्कल है,
एक पार्टिकल का रेडियस r1, फिर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा r2 मान लो एक बार, तो इसने ये एंगल ट्रेवल किया, ठीक है। ये इसने एंगल ट्रेवल किया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको आप बोलोगे आर्क। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहाँ टाइम क्या था, 0 था, यहाँ टाइम क्या हो चुका, t हो चुका। तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, यूनिट आएगी रेडियन। इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी रेडियन। नाउ सेकेंड आर्टिकल इज, इसी के अंदर जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, ओमेगा से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, दैट इज, जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम, इफ थीटा इज नॉट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हम ये फॉर्मूले इसमें नोट कर सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी फॉर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड फॉर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है, डी थीटा। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या नोट डाउन किया है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम और डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिए, जैसे ये एक फैन है और ये फैन की हमारी वो आर्म्स है, ठीक है। आपने यहाँ पे निशान लगा लिया 1 और 2, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। जैसे आप फैन को चालू करोगे, ऑन करोगे, ठीक है, ये वाला इतना बड़ा सर्कल बनाकर यहाँ पहुंचेगा और ये वाला एक छोटा सर्कल बनाकर यहाँ पहुंचेगा। दोनों एक साथ पहुंचेंगे टी टाइम बाद में। तो मतलब इसने एंगल बनाया 360, तो इसने भी एंगल बनाया 360, और दोनों का एंगल सेम, दोनों का टाइम भी सेम। इसलिए इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 1 किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 2 की। बट जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जैसे इसको टाइम लगा 10 सेकेंड, ये पार्टिकल लीनियर, अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, अब आपको लीनियर देखना है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये पार्टिकल इतना बड़ा सर्कल बना के आ रहा है 10 सेकेंड में, और ये पार्टिकल एक छोटा सर्कल बना के आ रहा है 10 सेकेंड में। ये यहाँ वाला सबसे छोटा बनाएगा, तो इसको 10 सेकेंड में सबसे ज़्यादा चलना पड़ा, इसको 10 सेकेंड में थोड़ा कम चलना पड़ा, और इसको सबसे कम चलना पड़ा। तो इसकी अगर मैं लीनियर वेलोसिटी v1 मानता हूँ, इसकी मैं v2 मानता हूँ और इसकी मैं v3 मानता हूँ, तो यहाँ पर v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। मतलब फैन जो होता है उसकी जो स्विंग होती है उसमें तो सबसे बाहर का पॉइंट होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, अंदर वाले की लीनियर वेलोसिटी सबसे कम होती है, बट दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है, सेम। सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम, सब पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपने 3 पॉइंट बनाए थे यहाँ पर, एक और ये फैन हो गया, इसका एक पॉइंट आपने यहाँ बनाया और एक पॉइंट आपने यहाँ बनाया, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, लीनियर v1 है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है और लीनियर v2 है। अब देखो इसका जो सेंटर से r है उसको बोल दो r1, और इसका जो बाहर सेकंड है इसका हो गया r2, और r2 मेरा ग्रेटर है किससे, r1 से। मतलब r में चेंज हुआ अगर r में चेंज हुआ तो इनकी लीनियर वेलोसिटी में भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस आर्टिकल को हम
नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।